EVS 2018 पेपर 1 यूजीसी का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर प्लांट इज एन इको फ्रेंडली रिसोर्स फॉर यूज इन। फ्लाई ऐश जो कि थर्मल पावर प्लांट से रिलीज होता है वो एक इको फ्रेंडली रिसोर्स माना जाता है और वो यूज किया जाता है किस चीज में? एग्रीकल्चर एज माइक्रो न्यूट्रिएंट, एग्रीकल्चर में माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरह इसका यूज किया जाता है। वेस्ट लैंड डेवलपमेंट, डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स, वेस्ट लैंड डेवलपमेंट जैसे कि डैम या फिर वाटर को होल्ड करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं उनमें इसका यूज होता है। डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स, डैम और वाटर वाटर को होल्ड करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें यूज होता है। या फिर ब्रिक इंडस्ट्री, ब्रिक्स बनाने में जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें इसका यूज होता है। तो इसमें सारे ही ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, फोर्थ नंबर ऑप्शन ए बी सी एंड डी, क्योंकि फ्लाई ऐश जो है ये आपका थर्मल पावर प्लांट्स में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एनवायरमेंटल फ्रेंडली नेचर भी है कि इसका हम यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, वेस्टलैंड में या डैम्स वगैरह बनाने में। Which of the following type of natural disasters has no definite beginning and end? इनमें से कौन सा टाइप का नेचुरल डिजास्टर है जिसका कोई डेफिनेट बिगनिंग, स्टार्टिंग नहीं है और कोई भी एंड नहीं है? अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, हरिकेन्स या फिर ड्रॉट? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा कि जो ड्रॉट्स होते हैं इनका ये ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, ग्रेजुअली स्टार्ट होते हैं और ग्रेजुअली ही ये कम होते हैं। ठीक है, तो इनका कोई स्टार्टिंग या बिगनिंग या फिर एंडिंग नहीं होता है डेफिनेट, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। बाकी अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और हरिकेन्स जो है इनका कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होता है। असर्शन में दिया इंडोर एयर पॉल्यूशन इज अ सीरियस हेल्थ हजार्ड। जो इंडोर एयर पॉल्यूशन होता है वो एक सीरियस हेल्थ हजार्ड है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडोर एयर पॉल्यूशन वो पॉल्यूशन होता है जो आपके हाउस होल्ड में हो सकता है, घरों के अंदर हो सकता है या फिर बिल्डिंग्स में हो सकता है। ठीक है, किस वजह से हो सकता है? इंडोर एयर पॉल्यूशन के जो कॉजेज हैं वो आपके फर्नीचर से, फर्नीचर जो घरों में यूज होता है उसमें से हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं, पेंट्स यूज होते हैं वहां से पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो उस पॉल्यूशन को हम बोलते हैं इंडोर एयर पॉल्यूशन। द डिस्पर्सल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट इज रादर लिमिटेड इन इंडोर एनवायरनमेंट। जो डिस्पर्सल है पॉल्यूटेंट का, जैसे कि फर्नीचर से या पेंट से कोई भी जो पॉल्यूटेंट है वो रिलीज हो रहा है तो वो आपके डिस्पर्स नहीं होता है, वो उसी रूम में या उसी घर के अंदर रहेगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, और इंडोर एयर पॉल्यूशन जो होता है वो हार्मफुल होता है आउटडोर से भी ज्यादा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। In terms of their contribution to the total power generation in India, identify the correct sequence of energy resources: thermal power plant, large hydropower project, nuclear energy and renewable energy which includes solar energy, wind energy, biomass and small hydropower projects. ठीक है, contribution के according पे किसका contribution सबसे ज़्यादा है टोटल जनरेशन में इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग हमें इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा जो पावर जनरेशन है वो किया जाता है थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, जो कि जिनको आप रिन्यू कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आता है आपका LHP, ठीक है, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जिसमें आप वाटर की हेल्प से एनर्जी का कंडक्शन कर सकते हो। और लास्ट में आता है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, इनका सबसे कम कंट्रीब्यूशन है टोटल पावर जनरेशन में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। Which of the following is considered as major source of pollution in rivers of India? इंडिया में जो रिवर का पॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा किस चीज से होता है? ठीक है, उसका सोर्स क्या है? अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अनट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, इसमें चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, चारों ही ऑप्शन जो है वो आपका रिवर को पॉल्यूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेजर सोर्स हमसे पूछा है तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, अनट्रीटेड सीवेज। ठीक है, अनट्रीटेड सीवेज जो आपका डोमेस्टिक वेस्ट होता है, टाउन्स से, सिटीज से जो वेस्ट निकल के आता है उसका सही से डिस्पोजल नहीं है या ट्रीटेड नहीं किया जाता है, उसको अनट्रीटेड होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीजेस हो सकती हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज को भी इम्पेक्ट करता है। द टू मेजर प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द कार्बन साइकिल आर, कार्बन साइकिल में दो कौन मेजर प्रोसेसेस जो है वो इन्वॉल्व होती हैं? photosynthesis and respiration, deposition and erosion, fixation and denitrification, evaporation and transpiration.
तो जो कार्बन साइकिल है, आपको पता है कार्बन जो है वो नेचुरली कहाँ से रिलीज होता है? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस जिसमें प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की? कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोनेंट कार्बन भी है, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, जैसे वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, क्लोरोफिल का होता है, सनलाइट का होता है, सनलाइट का होता है। इसकी प्रेजेंस में वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, प्लांट्स रिलीज भी करते हैं, सॉरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो इनहेल करते हैं और एक्सेल में ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट वहाँ से निकलता है। रेस्पिरेशन, ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेशन है, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये दोनों प्रोसेसेस ही इन्वॉल्व है कार्बन साइकिल में। सेकेंड है डेपोजिशन एंड इरोजन। डेपोजिशन मीन्स किसी चीज़ का डिपॉजिट होना, इकट्ठा होना, एंड इरोजन मीन्स जो आपकी सॉइल की अपर लेयर है, जब वो फर्टाइल ना रहे किसी वजह से, तो उसको इरोजन बोलते हैं। तो ये पार्ट नहीं है आपका कार्बन साइकिल का। फिक्सेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, फिक्सेशन और डीनाइट्रिफिकेशन दोनों ही कंपोनेंट है नाइट्रोजन साइकिल के, ठीक है। जिसमें नाइट्रोजन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फिक्स करते हैं, या बायोलॉजिकल फिक्सेशन बोलते हैं उसको। डीनाइट्रिफिकेशन में जब वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। लास्ट में इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन आपका प्रोसेस होता है जिसमें वाटर जो है वो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ट्रांसपिरेशन भी होता है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर्स की फॉर्म में ही जब पानी का लॉस हो जाना, ठीक है, कहाँ से? प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, ज़्यादातर लीव से ही होता है। तो ये दोनों ही प्रोसेसेस आपकी वाटर पॉल्यूशन, सॉरी, वाटर साइकिल का पार्ट आएगा, ना कि कार्बन साइकिल का। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। Which of the following methods would be most appropriate in reducing acid rain and acid deposition problems? इनमें से कौन से मेथड हैं जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एसिड रेन को रिड्यूस करने के लिए और एसिड डेपोजिशन प्रॉब्लम से रिड्यूस करने के लिए? तो एसिड रेन जो है वो आपको पता है, वो रेन जिसमें एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं उसमें एसिड रेन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ से जो आपके केमिकल्स हैं वो रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में क्लाउड फॉर्मेशन में, रेन की प्रेजेंस में या प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में अर्थ पे फॉल करते हैं। तो एसिड रेन के जो मेन कंपोनेंट होते हैं, एसिड रेन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड सेकेंड होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में आपका आ सकता है नाइट्रिक एसिड HNO3, एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में आ सकता है H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो एडिंग लाइम टू द एसिडिक लेक, अगर आप एसिडिक लेक्स में लाइम को ऐड कर दो तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। प्रमोशन ऑफ एसिड रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स बनाना जो कि एसिड को टॉलरेट कर सकती हैं। इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ स्मोक स्टेक, जो स्मोक रिलीजिंग के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, स्मोक स्टेक बोलते हैं उनको, उनकी हाइट इंक्रीज कर देनी चाहिए। या फिर रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, या फिर फॉसिल फ्यूल का जो यूज है उसको रिड्यूस कर देना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि इसका सोर्स क्या होता है? फॉसिल फ्यूल, ठीक है। जो हम फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम को बर्न करके आपकी ये गैसेस रिलीज होती हैं और यही आपका एसिड रेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। Which of the following best describe the mechanism of the greenhouse effect in Earth atmosphere? इनमें से कौन सा मैकेनिज्म है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बता रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैसेस, आपको पता है कौन सी गैसेस होती हैं जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को वार्म रखने में हेल्प करती हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर सके। तो ग्रीन हाउस गैसेस में जो मेजर हम पढ़ते हैं गैसेस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है। ये मेन आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है। अगर इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ट्रैप कर सकती हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर। जो यूवी रेडिएशन सन से आती हैं, ठीक है, वो ओजोन लेयर क्या करती है? उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इसके रिस्पेक्टिव में अगर हम देखें तो ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ओजोन लेयर के फंक्शन को बता रहा है। गामा रेडिएशन फ्रॉम द सन इज एब्सॉर्ब्ड एट ग्राउंड लेवल बाय डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर। गामा रेज जो है वो सन से एब्सॉर्ब होती हैं ग्राउंड लेवल में डस्ट पार्टिकल के साथ एटमॉस्फेयर में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सन जो है वो गामा रेडिएशन को एमिट नहीं करता है। यहाँ से यूवी रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन या फिर विजिबल रेज जो है वो रिलीज होती है।
तो सेकंड, फर्स्ट सेकंड दोनों ही गलत है। तीसरा है इंफ्रारेड रेडिएशंस फ्रॉम अर्थ सरफेस इज एब्सॉर्ब बाय गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है वो दोबारा से अर्थ सरफेस से एब्सॉर्ब होके बाय गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में ये वाली गैसेस हैं इसको एब्सॉर्ब कर लेती हैं, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट है कॉस्मिक रेडिएशन फ्रॉम द स्पेस इज एब्सॉर्ब बाय गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। कॉस्मिक रेडिएशन आपकी स्पेस से रिलीज होती है, तो उसका ग्रीन हाउस गैस या इफेक्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन में मैपिंग ऑफ लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, फॉलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग इन लैंडलाइन प्रोन एरियाज शुड बी प्रोहिबिटेड। वैसे एरियाज जो कि प्रोन है किसी भी डिजास्टर के, उसमें उन एरियाज में आपको क्या करना चाहिए, जो हाउसेस का कंस्ट्रक्शन है वो नहीं करना चाहिए। फॉलिंग ऑफ ट्रीज या ऐसी कोई जगह है तो वहाँ पे आपको किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, मैपिंग नहीं करनी चाहिए। Afforestation in the vulnerable area is an effective way of durable landslide control. लैंडस्लाइड से बचने के लिए आप एक इफेक्टिव वे है कौन सा, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जिसमें आप नए प्लांट्स को ग्रो करते हो उस लैंड पे जहाँ पे प्लांट्स नहीं है या डिफॉरेस्टेशन हुआ है, ठीक है। तो उसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इसका रीजन करेक्ट नहीं है, ठीक है। उसमें ऑप्शन नंबर both A and R are correct and R is the not correct explanation of A. Human population have historically settled in flood plain due to which of the following reason? जो ह्यूमन पॉपुलेशन है हिस्टोरिकली मीन्स पहले से सेटल है फ्लड प्लेन एरियाज में, उसके क्या रीजन हो सकते हैं। फ्लड प्लेन एरियाज मीन्स वो एरियाज जहाँ पे फ्लड ज़्यादा आते हैं और वो प्लेन्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फ्लड प्लेन आर क्लोज टू रिवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जो फ्लड प्लेन्स होते हैं वो रिवर के पास होते हैं और वहाँ से चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना भी ईजी होता है, ठीक है। द सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स आर यूजुअली फर्टाइल। जो फ्लड प्लेन्स के सराउंडिंग में जो सॉइल प्रेजेंट होती है वो ज़्यादातर फर्टाइल होती है, जहाँ पे आप क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हम पढ़ते हैं जो रिवर के साइड बाय या बैंक्स पे सेडिमेंट्स इकट्ठे होते रहते हैं उस सॉइल को बोलते हैं हम एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, और ये एक फर्टाइल सॉइल है। तीसरा है द टेरेन ऑफ फ्लड इज फाउंड एज फ्लैट। जो फ्लड प्लेन्स एरियाज होते हैं वहाँ पे जो लैंड है वो फ्लैट होता है। तो ये तीनों ही रीजन आपके करेक्ट है, ए बी सी। Which of the following pollutant is the major cause of respiratory disease? इनमें से कौन सा pollutant है जो major cause है respiratory disease का? respiratory disease means जो आपके respiratory system से related हो सकती है, जैसे कि अस्थमा, जैसे कि एम्फिसिमा, ठीक है। ये सारे आपके रेस्पिरेटरी डिसीजेस होते हैं जो आपके लंग्स को या फिर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं। तो इसमें से सारे ही ऑप्शन कहीं ना कहीं आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लेकिन यहाँ पे मेजर कॉज पूछा है रेस्पिरेटरी डिसीज का, तो उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स या सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर भी इनको आप बोल सकते हो, जिनका साइज वेरी करता है। ज़्यादातर ये आपके कॉमन होते हैं 2.5 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। तो ये इतने छोटे साइज के होते हैं कि आपकी स्किन तक या आपके ब्लड स्ट्रीम तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, और ज़्यादातर जो रेस्पिरेटरी डिसीजेज हैं वो सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स की वजह से ही होती हैं, ठीक है। सेकंड है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को कॉज कर सकता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं करेगा। ये इम्पैक्ट करेगा अगर जिसको पहले से ही अस्थमा है, उसको डायरेक्टली नहीं करेगा, इनडायरेक्टली और ज़्यादा उसको बढ़ा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये आपके ब्लड से रिलेटेड होती है। मतलब ब्लड से रिलेटेड मीन्स कि आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ही इजीली कंबाइन हो जाती है और पूरी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस को या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। और ब्लड जो है वो आपका हार्ट से रिलेटेड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या डिसीजेस कॉज कर सकता है, कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस। और तीसरा है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स जो आपके कुछ टाइम तक ही स्टे कर सकते हैं एनवायरनमेंट में, उनको वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। जैसे कि इसमें बेंजीन आप एग्जांपल ले सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड इसमें एग्जांपल आ जाता है, ठीक है। तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो रेस्पिरेटरी डिसीजेज कॉज डायरेक्टली नहीं करेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया नाइट्रोजन ऑक्साइड में। इसका जो काम है ये बनाता है ग्राउंड लेवल ओजोन को बनाने में ये हेल्प करता है। ग्राउंड लेवल ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन मीन्स ट्रोपोस्फियरिक ओजोन। ट्रोपोस्फियरिक ओजोन को हम बैड ओजोन भी बोलते हैं।
बैड ओजोन, ठीक है। ग्राउंड लेवल ओजोन, नॉर्मली जो ओजोन लेयर है वो आपका स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होता है, जो हमें हार्मफुल गैसेस जो पॉल्यूटेंट्स है उससे प्रोटेक्ट करता है, रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये जो ग्राउंड लेवल का ओजोन है, ट्रोपोस्फियरिक ओजोन, ये स्मॉग को बनाने में हेल्प करता है, जो कि एक हार्मफुल कंपोनेंट होता है, तो उसको हम एक पॉल्यूटेंट में काउंट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इन अर्बन एरिया स्मॉग एपिसोड अकर फ्रिक्वेंटली इन विंटर्स। जो अर्बन एरियाज होते हैं, सिटीज वाले एरिया होते हैं, उसमें स्मॉग के जो एपिसोड्स हैं वो फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं एकदम से विंटर वाले सीजन में, ठीक है। स्मॉग का मतलब होता है ये आपका सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है, जिसमें स्मोक और फॉग दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। फॉग विंटर में होता है और जो स्मोक है वो आपका कहाँ से रिलीज होगा? इन विंटर ए लॉट ऑफ बायोमास इज बर्न्ड, ठीक है। जो आपके एग्रीकल्चर में बायोमास होता है, ठीक है, बचा हुआ होता है, उसको जलाने से जो लोग हैं हीटिंग पर्पज के लिए उसको यूज करते हैं, तो वो वार्म रखता है टेम्परेचर को, लेकिन वहां से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज में स्मॉग देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। अकरेंस ऑफ नेचुरल हजार्ड इज अफेक्टेड बाय। जो नेचुरल हजार्ड है इसमें से कौन अकरेंस ऑफ नेचुरल हजार्ड इज अफेक्टेड बाय किस चीज से अफेक्ट हो सकता है? लैंड यूज चेंजेस, अगर आप लैंड का जो यूज है उसको आप चेंज कर रहे हो, जैसे डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, या डैम्स का बनाना, या अर्बनाइजेशन, वो सारी चीजें हो सकती हैं। ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन, नई चीजें कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ड्रेनेज बना रहे हो। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर का डिप्लीट होना, या फिर क्लाइमेट चेंज। तो इसमें फर्स्ट लैंड यूज चेंजेस से जो नेचुरल हजार्ड है वो अफेक्ट हो सकते हैं, ड्रेनेज और कंस्ट्रक्शन से हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से भी हो सकते हैं। लेकिन ओजोन डिप्लीशन यहाँ पे किस चीज का कॉज दिया है? ओजोन लेयर का, ठीक है, जो कि आपका नेचुरल हजार्ड से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन नहीं होगा, बाकी ऑप्शन करेक्ट है, 1, 2 एंड 4 सी। Which of the following pollutant gases is not produced both naturally and as a result of industrial activity? इनमें से कौन सा pollutant gas है जो कि naturally produce नहीं होता है बल्कि man made है या फिर anthropogenic है? तो फर्स्ट इसमें दिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन जो है, ये आपको पता है कहाँ से रिलीज होती है? जो माइक्रोब्स होते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ये, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस वहां से रिलीज होता है। मीथेन आपका रिलीज होता है नेचुरली वेट लैंड से। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एनिमल्स रेस्पिरेशन में रिलीज करते हैं, वॉल्केनोस वगैरह से नेचुरली रिलीज होता है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड आप बोल सकते हो, जो किस चीज के लिए बनाया गया है, जैसे कि एसिस में यूज होता है इसका, रेफ्रिजरेटर्स में होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा। अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स ऑफ एनर्जी विच इज द मोस्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली। इनमें से कौन सा फ्यूल है एनर्जी का वो जो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता है? इथेनॉल, बायोगैस, सीएनजी एंड हाइड्रोजन। इथेनॉल, बायोगैस, सीएनजी, ये तीनों ही आपके वैसे तो सीएनजी को नेचुरल गैस या फिर जो क्लीन फ्यूल है वो बोला जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं रिलीज करता है पॉल्यूटेंट्स को भी। बायोगैस भी आपकी नेचुरली हम बनाते हैं, ठीक है, जो कंपोजिट होता है, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एनिमल डंग होता है, उससे बनती है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिलीज करती है जब आप इसको बर्न करते हो, ठीक है। इथेनॉल भी आपका कहीं ना कहीं क्या होता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, हम इसको इतना नहीं बोल सकते। लेकिन जो लास्ट वाला है हाइड्रोजन, ये एक क्लीन फ्यूल है या फ्यूल ऑफ एनर्जी, जिसमें सबसे ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली इसको बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है इसको जब आप बर्न करते हो तो ये वाटर को रिलीज करता है, मतलब हाइड्रोजन किस चीज को रिलीज करेगा? वाटर को रिलीज करेगा, तो कोई भी हार्मफुल गैस इसको बर्न करने से रिलीज नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। Which of the following provisions are directly covered in Environment Protection Act 1986? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कौन सा प्रोविजन है जो डायरेक्टली कवर करता है? तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बेसिकली इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है, जैसे एनवायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी है, वाटर को प्रोटेक्ट करना, एयर को, नॉइज पॉल्यूशन, या बहुत सारे जो एनवायरमेंटल फैक्ट है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, तो ये सारी चीज़ें इसमें कंबाइन आती हैं। तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हो आप या कंट्रोल कर सकते हो वाटर पॉल्यूशन को, उसके बारे में बताया। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मैटर्स एंड कनेक्टेड देयर,
कनेक्टेड देयर, या कनेक्टेड होगा, या आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो फॉरेस्ट को, ठीक है। तो ये सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में बता रहे हैं, तो ये हर चीज़ को कवर करता है। तीसरा है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड अबेटिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, जिसमें ये प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट कर रहा है क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट में, उसको प्रिवेंट भी कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है, और पॉल्यूशन को भी बचा रहा है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लास्ट है प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड, प्लांट मैटर कनेक्टेड विद। तो इसमें भी सिर्फ एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स के बारे में ही बोला है। एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, जो आपकी वाइल्ड लाइफ है, सॉरी, जो आपकी फॉरेस्ट वाले एरिया है, उसके बारे में बात नहीं हुई है। तो डी ऑप्शन भी गलत होगा। नेक्स्ट है इन द टू सेट गिवन बिलो। दो सेट दिए गए हैं जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है उसमें अगर वो वाटर में प्रेजेंट होगी तो क्या क्या चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। तो H2S जो गैस है वो वाटर के लिए हार्मफुल होती है, हार्मफुल होती है, ठीक है। और ये बैड स्मेल जो वाटर में हो सकती है अगर इसकी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल होता है। तो फर्स्ट इसमें दिया है नो H2S इज प्रोड्यूस्ड। अगर कोई भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अगर कोई भी H2S नहीं है तो मतलब वाटर जो है वो क्लीन होगा, तो फर्स्ट का सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन का सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है H2S इज प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है तो लाइट ब्लैक लो वाटर पॉल्यूशन माना जाए, ठीक है। लाइट ब्लैक कलर का वाटर देखने को मिलेगा, अपीयरेंस उसकी लाइट ब्लैक होगी और उसमें कम लो लेवल का वाटर पॉल्यूशन होगा। अगर वो मीडियम क्वांटिटी में है तो इसमें मॉडरेट लेवल का होगा और पानी का जो रंग होगा वो ब्लैक होगा। H2S इज प्रोड्यूस्ड इन हाई क्वांटिटी, तो उसमें डार्क ब्लैक होगा और हाई वाटर पॉल्यूशन होगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which of the following statement are indicative of the vision of blue revolution? For your answer select the four. ब्लू रेवोल्यूशन के विजन में इनमें से कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है ये आपको पता है किस चीज से, ब्लू वाटर या वाटर में जो फिशेस होती हैं उसी से रिलेटेड होता है कि आप किस तरीके से उनको प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे उनमें चेंजेस लेके आ सकते हो। तो फर्स्ट है इसमें प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन में आपके प्लांट्स ग्रो होते हैं तो ये प्लांट से रिलेटेड है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन में आएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन में आएगा ना कि ब्लू रेवोल्यूशन में। क्रिएटिंग एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द फुल पोटेंशियल ऑफ फिशरीज इन द कंट्री, ठीक है, ये करेक्ट है। फिशरीज का जो आपका क्या हो गया पोटेंशियल है उसको एनवायरनमेंट में अनेबल करना। थर्ड है इंप्रूविंग द इनकम स्टेटस ऑफ फिश फार्मर्स, जो फिश की फार्मिंग करते हैं उन फार्मर्स के लिए इनकम का स्टेटस बनाना, ये भी करेक्ट है। इंकरेजिंग साइंटिफिक रिसर्च इन फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री या फिर वेजिटेटिव कवर की बात हो रही है तो ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। फिफ्थ है प्रमोटिंग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज ऑफ द कंट्री, आप किस तरीके से फिशरीज को प्रमोट कर सकते हो कंट्री में। लास्ट है अंडरटेकिंग रिसर्च इन न्यू एरियाज, ठीक है, यहाँ पे मेरीन फिशेज है लेकिन नए एरिया में रिसर्च की बात हो रही है जो अभी हुई नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इसमें ब्लू रेवोल्यूशन में काउंट नहीं होगा। ब्लू रेवोल्यूशन में वही चीजें काउंट होती हैं जो चल रही होती है, ठीक है, जो डूइंग में होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ करेक्ट होगा। सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोबारा से मैच द फॉलोइंग में एयर, लैंड, वाटर, नॉइज पॉल्यूशन के बारे में कौन सी सोर्स हैं जो करेक्ट होंगे। तो एयर पॉल्यूशन आपको पता है कहाँ से रिलीज होता है, इंडस्ट्रीज से जो स्मोक रिलीज होगी, थर्मल पावर प्लांट से रिलीज होगा, मोटर व्हीकल एमिशन से रिलीज हो सकता है, तो ए का सेकेंड, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सेकेंड है लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन किस वजह से होता है, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जब आप बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज करते हो जो कि केमिकल बेस्ड होते हैं, तो लैंड पॉल्यूशन इसका फोर्थ। वाटर पॉल्यूशन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज सच एज डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो वाटर में पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज लिखे हुए हैं, ये दो तरह के सोर्सेज होते हैं वाटर पॉल्यूशन में। पॉइंट सोर्स वो होता है जिस चीज का आपको सोर्स पता है कि ये जो वाटर का पॉल्यूशन है या पॉल्यूटेंट है ये कहाँ से रिलीज हुआ है, ठीक है। और जो नॉन पॉइंट है वो सोर्स होते हैं जिनका आपको पर्टिकुलर जगह नहीं पता है कहाँ से रिलीज हुए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल रन ऑफ आप बोल सकते हो। रन ऑफ में जैसे प्रेसिपिटेशन हुआ, रेनफॉल हुआ, तो उससे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स एक साथ वाटर बॉडीज में ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप उसका मेन सोर्स नहीं बता सकते हो कि कहाँ से रिलीज हुआ है। और लास्ट है आपका नॉइज पॉल्यूशन, जो कि रोडवेज, एयरक्राफ्ट, इंडस्ट्रीज एज वेल एज हाई इंटेंसिटी सोनार से हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा।
लास्ट है, एन अर्थक्वेक इज रेटेड एज मेजर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इन रिचर स्केल इज इन द रेंज ऑफ। एक अर्थक्वेक को काउंट किया जाता है, रेट किया जाता है मेजर में जब उसका मैग्नीट्यूड रिचर स्केल पे कितना है, ठीक है। रिचर स्केल एक स्केल है जो अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं, सिस्मिक वेव्स होती हैं, उसको मेजर करने में हेल्प करता है, ठीक है। सिस्मोमीटर की हेल्प से आप उसको मेजर करते हो और उसके बाद रिचर स्केल पे उसका वैल्यू देखते हो कि वो कितना है, ठीक है। तो इसमें मेजर लिखा हुआ है, मेजर मीन्स जो सबसे ज़्यादा होगा इसमें, ठीक है। तो वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। 7.0 से 7.9 के बीच में अगर है तो वो मेजर माना जाता है, ठीक है। 4.0 वाला है ये माइनर होता है, ठीक है। बाकी ये मीडियन वाली वैल्यूज हैं, इसको आप स्ट्रॉन्ग ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग लेवल का, ठीक है। ये मॉडरेट लेवल का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा।